वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय, सतनाम। वाहे साहब मानवता चैनल में जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जो वाहे साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का भी हम उनका अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस चैनल में खास मेहमान जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संतोष साहू साहब। दूसरा, बहुत बहुत स्वागत है संतोष साहू साहब। दूसरा, धन्यवाद। हमारे साथ राजा राम लकड़ा जी जुड़े हुए हैं, जो आ, अंतर्राष्ट्रीय देशों में अपनी सेवा देते हैं, अभी अभी जापान से लौटे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। तो बहरहाल आज हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार करें। और आज हम चौथे एपिसोड के रूप में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हमारा जो भारत का महान ग्रंथ कहें या भारतीय संविधान कहें, उस पर हम लगातार अभी चौथी बार डिबेट करने जा रहे हैं। इस पर जो तीसरी बार जो हमारी डिबेट हुई थी, वो प्रस्तावना से लेकर के संविधान की शक्ति और स्रोत के संबंध में। आज हम भारतीय संविधान सभा की विस्तार से जानकारी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एडवोकेट संतोष साहू साहब के पास पहले जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, भारतीय संविधान की आज तीसरी एपिसोड में हम भारतीय संविधान सभा के विस्तार से उसकी जानकारी के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय संविधान सभा के बारे में। मैं सभी साथियों को, देखने सुनने वालों को वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आज का ये जो कार्यक्रम है वॉइस ऑफ मानवता का, जो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं संविधान के अधीन हैं, उस संविधान को लेकर जो चर्चा कराई जा रही है, उसमें मैं माननीय जगदीश सतनामी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप ऐसे विषय पे अपनी बात आज देश और समाज के बीच में रखे हैं। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका जो सवाल है कि भारत के संविधान के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान कितना ताकतवर है, उसका संक्षेप में मैं एक बात करना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं, तो उनको सबसे पहले भारत के संविधान का शपथ लेना पड़ता है। संविधान सभा ये संविधान का शपथ लेना पड़ता है, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य हो, या विधायक का उम्मीदवार हो या लोकसभा का उम्मीदवार हो। नामांकन दाखिल करने से पहले वो भारतीय संविधान का शपथ लेते हैं। इसके बाद वो मैदान में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में अगर वो विजयी हो गए, तो विधायक का चुनाव अगर वो जीत गए या लोकसभा का सांसद का चुनाव जीत गए, तो उनको संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर फिर से संविधान का ही शपथ लेना पड़ता है, और तभी वो विधानसभा सदस्य माने जाते हैं। वो चुनाव जीत गए, लेकिन जब तक संविधान की शपथ नहीं लिए, उनको वो शक्तियां हासिल नहीं होती। इसके बाद जिस भी विधानसभा या लोकसभा में जिस भी पार्टी को वो बहुमत मिला, वो पार्टी में जब वो मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री को भी संविधान का ही शपथ लेना पड़ता है। तब उसको उस विभाग का, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद, उस सदन में शपथ लेने के बाद, फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ लेना पड़ता है। तब उसको संविधान में निहित शक्तियों का वो उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं, वो ताकत उनको मिलती है। इतना गंभीर बात भारत के संविधान में है। मैं संविधान के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं पूर्व से भी बोला हूं, कि संविधान को जानने, जब तक हम संविधान को जानेंगे तभी हमें संविधान में मिले अधिकार का हमको पता चलेगा। संविधान को जानेंगे तभी संविधान के अधिकार
हमको मिलेंगे। मैं जी जी माननीय जगदीश कुरे साहब, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा समय मिलेगा मुझे, विस्तार से आपने कहा है, मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूँ। संविधान सभा, भारत में संविधान जो बना वो कैबिनेट मिशन के अधीन बना, और कैबिनेट मिशन भारत के संविधान सभा का गठन किया, और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। तो जी संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 19 फरवरी 1946 को घोषणा किया गया इंग्लैंड के लंदन से कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और वो जो कैबिनेट मिशन का घोषणा की उसमें 3 सदस्य थे, जिसको जानना जरूरी है देश के लोगों को कि पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और AB एलेक्जेंडर थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग भारत में 24 मार्च 1946 को आए और पूरे देश का भ्रमण हुआ, जानकारियां आई, और 16 मई 1946 को ये रिपोर्ट ब्रिटिश इंडिया के प्रमुखों को सौंपा गया, और कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को इस देश में प्रभाव से लागू हो गया। और इसके बाद इस देश में ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1946 जून और जुलाई के बीच में चुनाव कराया गया ब्रिटिश प्रांत में, उसमें 1585 सदस्य चुनकर आए, और 1585 सदस्यों को अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने हुए लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, और 1585 के अनुपातिक चुनाव से 292 लोग चुन के आए, और 4 चीफ कमिश्नरी से चुन के आए। इस तरीके से 296 सदस्य आए, और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि आए। हम आपको इस विषय पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारा प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में चुनाव, जब कैबिनेट मिशन ने घोषित कर दिया कि भारत में हर हाल में चुनाव कराना होगा और संविधान सभा का गठन करना होगा, बाद में भारत का बंटवारा होगा या जो भी होगा उसकी बातें बाद में की जाएंगी, लेकिन अगर भारत को आजादी चाहिए तो आपको संविधान सभा का गठन करना अनिवार्य होगा। तो उस समय उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग थी, तीसरे नंबर पे यहाँ यूनिस्ट पार्टी था, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट थे, कृषक प्रजा पार्टी थी, यूनिस्ट मुस्लिम थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, सिख नॉन कांग्रेस से 1 सदस्य चुन के आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से 1 थे, और निर्दलीय उम्मीदवार 8 चुनकर आए थे। जैसा कि आपको हम बताएं, कांग्रेस 296 जो सदस्य थे उसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, यूनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य थे, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट के 1 सदस्य थे, कृषक प्रजा पार्टी के 1 सदस्य थे, यूनिस्ट मुस्लिम के 1 सदस्य थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1 सदस्य थे, सिख नॉन कांग्रेस जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे उनके 1 सदस्य चुनकर आए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी 1 सदस्य चुनकर आए थे, और निर्दलीय 8 सदस्य चुनकर आए थे। इस तरीके से 296 कुल सदस्य संविधान सभा सदस्य के रूप में आए। अब अगर हमको ये जानकारी जरूरी है कि भारत में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व क्या था, तो हमें ये जानना होगा कि हिंदुओं का 163 सदस्य थे संविधान सभा में, मुस्लिमों के 80 सदस्य थे, अनुसूचित जाति के 31 सदस्य थे, भारतीय ईसाइयों के भी 6 सदस्य थे, सिखों के 4 सदस्य थे, एंग्लो इंडियन के 3 सदस्य थे, और पारसियों के भी 3 सदस्य संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। ये तो हमारे संविधान सभा में कुल वर्गवार समुदायवार ये आंकड़ा है। माननीय जगदीश कुरे साहब, मैं ये इतना गंभीर विषय पे आपका चर्चा है, शायद का ये संविधान लागू होने के बाद तुरंत अगर इस तरीके का डिबेट इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, होकल मीडिया में अगर हो गया होता तो आज देश में जो विषम परिस्थिति निर्मित हुई है शायद ये नहीं हो पाता। इस विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान के कुल अविभाजित भारत में
389 सदस्य थे। उसमें ब्रिटिश इंडिया के 292 थे, चीफ कमिश्नरी के 4 थे और देसी रियासत के 93 थे। ये बात है जुलाई 1946 का। इसके बाद जून 1947 में सदस्य घट के 224 हो गए, फिर दिसंबर 1947 में 299 हो गए। ये सवाल जैसा कि वे पीछे जो कार्यक्रम आपका था उसमें आया था कि संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का आधार क्या है, इनके सदस्यों को चुनने का आइडिया कैसे आया, इन सदस्यों को कैसे चुना गया, इन सदस्यों की संख्या समय के अनुसार कैसे घटती चली गई, ये बहुत खास सवाल आपके जी द्वारा। संतोष साहू साहब, आपने विस्तृत जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व आईपीएस बृजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बृजेंद्र सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। सर, जैसा कि अभी हमारे मेहमान के साथ जो इस प्रोग्राम में और भी जुड़े हुए हैं उनका सबसे मैं परिचय करा दूं। बृजेंद्र सिंह जी, जो जसबीर भाटिया साहब जो दिख रहे हैं वो अमेरिका से हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार बहुसंख्यक समाज को मोटिवेशन करने में लगातार अपनी योगदान कर रहे हैं। और जो हमारे एक राजा राम लकड़ा जी हैं जो जापान में जॉब करते हैं, वो मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो है हम अभी विस्तार से संतोष साहू जी ने जो संविधान सभा के बारे में जो चर्चा की, मैं दोबारा जो अनुभव रखने वाले बृजेंद्र सिंह के पास जाना चाहूंगा। बृजेंद्र सिंह जी, अभी आप संतोष साहू जी की बात सुन रहे थे, उनके इस तर्क से और संविधान सभा की इस विस्तृत जानकारी के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। बृजेंद्र सिंह जी। जी, साहू जी की बात मैंने सुनी बड़े गौर से और काफी उनको तो इतनी गहराई से जानकारी है चीजों की। हमारे लिए बड़ी आई ओपनर है, आंख खोलने वाली चीज है। ये बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं एक्चुअली वो संविधान सभा और कंट्री के पार्टीशन से, भारत के बंटवारे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि हमारा माइनॉरिटी का, दलितों का, पिछड़ों का कोई लेना देना नहीं था। कोई किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टीशन हो जाए। ये पार्टीशन सत्ता के खेल में हुआ। संविधान सभा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश लोग की भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी कि पार्टीशन हो जाए, लेकिन लोकतंत्र में जिन लोगों को अपना हिंदू के नाम से बहुमत दिखाना था, मुस्लिम भी उसमें चक्कर में उनके फंस गए एक तरह से। अब जो भी हुआ, संविधान सभा के बारे में इतना ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है और मैं समझता हूँ इतनी जानकारी की जरूरत भी नहीं है, सीखने की जरूरत है। साहू जी ने बहुत कुछ अच्छा हम बताया है, वही प्रकाश इस पे डालेंगे। हमारी बस ये दिलचस्पी है कि अब जो कुछ हुआ है। अब जो हमारे करोड़ों करोड़ भाई हैं उनको किस तरह से सम्मान के साथ जिए, न्याय मिले और लोकतंत्र को इन सांप्रदायिक ताकतों से, जातिवादी शक्तियों से कैसे बचाया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज के सामने ये है, क्योंकि ये सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियां किसी भी कीमत पर हमको सामाजिक आर्थिक न्याय देने को तैयार नहीं है और उसी कारण से वो लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में फेल कर देना चाहती है। तो हम समझते हैं कि ये जो ज्ञान वर्धन हमारा हो रहा है, इसके साथ साथ जो मूल समस्या है हमारी कि अब जो भी कुछ हुआ है, अब आगे से हमारे जो लोग हैं, हमारे वंचित लोग हैं, हमारा समाज जो है वो दबा कुचला हुआ समाज है, ऐतिहासिक कारणों से है। ये तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि बाबा साहब जैसा आदमी उस वक्त मौजूद था कि हमारी बात को वहां कहने वाला तो कोई था। आपने जैसा पिछली बार साहू जी ने बताया कि मुझे ताज्जुब हुआ, बैकवर्ड क्लास के 3 आदमी थे उसमें संविधान सभा में, और पटेल साहब थे, वो तो नेहरू जी और गांधी जी के साथ ही थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था बैकवर्ड से, ना उन्होंने कभी, वो तो इतने बड़े राष्ट्रवादी थे कि वो राष्ट्रवाद में अपने नेहरू जी की सेवा में लगे हुए थे। तो न्याय नहीं हो पाया हमारे ज्यादातर बहुजन समाज के साथ। प्रॉब्लम ये है कि अब न्याय, ये हमें ज्ञानवर्धन हो रहा है, साहू जी ने किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सीधे जो जुड़ा हुआ है कि जो लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की जो विरोधी शक्तियां हैं,
जो शक्तिशाली इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं वो आज कि मुट्ठी भर लोग पूरी पार्लियामेंट पे बड़ी की पोजीशंस पे टोटल कंट्रोल किए हुए हैं और उनके सामने सिवाय आतंकवाद फैला करके कोई विकल्प नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से वो सत्ता में रह भी नहीं सकते, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो हमारे लोगों को जागृत कैसे किया जाए, मैं समझता हूँ मेरे दिमाग में तो यही चीज है, मगर मुझे बड़ा भारी ज्ञान मिल रहा है इसमें। और आपने अगर मुझे पहले से हम लोगों को अगर 2-4 दिन पहले बता दिया करें कि ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो शायद हमारा कोई योगदान भी हो सकता है। अब अचानक हम लोग प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी के कि वो जो है हमारी उंगलियों पे चीजें हों, हमें तो यही चीजें मिल गए, अपना बड़ा भाग्य मान रहे हैं जो साहू जी इतनी चीजें बता रहे हैं। तो ये जानना चाहिए हमारे लोगों को। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आपने ये काम किया है और इस पर डिस्कस होते रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बृजेंद्र सिंह जी, जो एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से वो बिलोंग करते हैं और वहाँ लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालातों के बारे में उन्हें एक लंबा अनुभव है। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास जाऊंगा जो काफी अनुभव रखते हैं और एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के उस देश में रहते हैं। तो मैं भाटिया जी से विनती करूंगा कि अभी आप साहू जी की बातों को सुना, आपने बृजेंद्र सिंह जी की बातों को सुना। मैं आपसे भारतीय संविधान के संदर्भ में जो अभी जो चर्चाएं हो रही है इसको लेकर आपके अनुभव हम जानना चाहते हैं। भाटिया साहब जी, देखो वैसे तो मैं भारत के संविधान में ज्यादा वो परिचित नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सब लोगों के हाथ में होनी चाहिए, वो सर्वसम्मति का होना चाहिए, किसी एक जाति या एक किसी पार्टी के बाद नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया साहू जी ने, बृजेंद्र सिंह ने कहा, बातें कुछ बेसिक हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं है। उसमें तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने जानकार हैं, आपको तो मालूम है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि हिंदुस्तान में जो आप ही ने आंकड़े मुझे भेजे थे, उनके हिसाब से जो बहुमत है, या जैसा बहुजन कहते हैं, वो आपकी अपनी हमारी सो कॉल्ड छोटी जातियों के लोग हैं, जिसे आप कहते हैं ओएसटी या मेजर, ये ABCD का समझ नहीं आती, ये सब खत्म होना चाहिए। ये हमारे साथ में ये हमको डिवाइड करके किसी के साथ स्केड्यूल कास्ट लगा दिया, किसी के साथ OST लगा दिया, किसी के पास कुछ लगा दिया, हमको बांटा गया है ये। तो ये सब खत्म होना चाहिए। हम एक भारतीय हैं, एक भारत के वासी हैं और भारत हमारा देश है, सभी लोग बराबर हैं। यही संविधान है। संविधान के अंदर में कोई ऐसा ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि संविधान हिंदुस्तान का है, उसमें कोई भी ऊंच नीच का हिसाब नहीं होना चाहिए। और जो लोग बहुत गिनती में हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 1947 के पहले कुछ जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश में कहते हैं जो एलीट सोसाइटी जिसे कहते हैं, वो ही आगे आई, उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है। और जो बहुत जन लोग हैं उनके पास शिक्षा ना होने की वजह से, जैसे आप जी ने कहा, बृजेंद्र सिंह जी ने, कि भाई उस पर कम से कम ये शुक्र है कि डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब वहां थे, कुछ तो उनकी आवाज थी। लेकिन ज्यादातर चूंकि इस छोटे वर्गों में एजुकेशन ना आ पाई, इसलिए वो हमेशा पिछते चले आ रहे हैं। और ये नहीं कि वो बाई कोइंसिडेंस हुआ है, ये प्लान था लोगों को दबा के रखने का, ताकि कुछ लोग जो ऊपर वाले हैं वो उनकी सेवाओं का फायदा उठा सके अपने अच्छे जीवन के लिए। तो अभी समय आया है कि हमें जागृति करनी है, हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो है यूनिटी। जब तक सब यूनिटी नहीं होगी सब में और एजुकेशन नहीं आएगी, तब तक नहीं हो सकता। तो मैंने यही बार बार कहता हूँ। आप कुले साहब ने मुझे एक वीडियो भेजा था कि पटना में जब आप गए थे तो वहां पर किस तरह एक कम्युनिटी ने छोटा सा स्कूल बना रखा है, जिसमें पेरेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं। यहाँ भी हमारे ऐसे स्कूल हैं, हम वॉलंटियर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये एक दिन में, एक साल में नहीं होने वाला, एक जनगणना से इसका फायदा नहीं होने वाला। जैसे बृजेंद्र सिंह ने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है
कि हम लोग हमेशा ही पिछते आ रहे हैं। तो हमें कुछ जो बेसिक फंडामेंटल जो चेंजेस करनी है अपने जीवन में, वो ये है, एक तो ये है कि सब जितनी सो कॉल्ड छोटी छोटी जातियां हैं, सो कॉल्ड छोटी जाति, मुझे कहना शर्म आती है ये कहती हुई छोटा, बस कोई छोटा नहीं है, उनको सब इकट्ठा होना है। गवर्नमेंट ने पता क्या हुआ उस वक्त जब बाबा जी अम्बेडकर साहब आए थे अमृतसर, वो कहते थे हम गुरु नानक की फिलॉसफी को जानते हैं और हम सब सिख बनना चाहते हैं। तो उस समय अकाली पार्टी जो भी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ये सहूलतें चाहिए, मुझे एक स्कूल चाहिए, मुझे प्रेस चाहिए। उन्होंने बॉम्बे में अकालियों ने प्रेस बना, 5 लाख का खर्चा हुआ था, एक प्रेस बना के दी उनको ताकि अपना वो प्रचार कर सके। उनके स्कूल के लिए भी उन्होंने जगह बनाई, पैसे दिए। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 ऐसा ना हो, ये सिख बन गए तो हमारी सत्ता जाती रहेगी, तो उन्होंने कहा अच्छा हम आपको आरक्षण देंगे, ये दोगे। तो आरक्षण का जो लालच दे करके उनको फिर वहीं का वहीं रखा, छोटी जाति को छोटी जाति का ही बना दिया। तो वो एक बड़ा गलत स्टेप था, लेकिन वो अब समझ आना चाहिए आप सबको कि वो चेंज होना चाहिए। आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और उसका तरीका एक ही है, यूनिटी, इकट्ठापन। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक छोटी छोटी पार्टी में बटे रहेंगे, तरक्की नहीं हो सकती। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके सर्व भारत में एक लोकतंत्र डेमोक्रेटिक पार्टी बनानी चाहिए, भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी, BDP और समथिंग, जिसमें आप सब लोग इकट्ठे हों, एक ही आपकी आवाज हो कि हमारा ये हक है, हम बहुत गिनती में हैं और ये सत्ता और उसके अधिकार हमारे होने चाहिए। मैं तो ये बेसिक चीजें जानता हूँ। तो है जितना भी हो सके, जहां जहां हो सके आप छोटे छोटे स्कूल खोलिए, जितना हो सके हम सेवा करेंगे। आप स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दीजिए और ताकि वो ये समझें कि वो आगे बढ़ के अच्छे इंसान बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो यही मेरी अरदास है, यही मेरा प्रेयर है आपसे, यही कहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भाटिया साहब, आपने गूढ़ रहस्यों को लेकर सार शब्दों में अपनी बात को रख दी है। बहरहाल बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह उनका मूल नारा था, उसी पर आपने फोकस डाला है। मैं राजाराम लकड़ा जी, आप अपनी आवाज को इम्यूट कर लें, अपनी आवाज को इम्यूट कर लें। हमारे साथ राजाराम लकड़ा जी जो छत्तीसगढ़ से ही हैं और काफी टैलेंट, पढ़े लिखे हैं और जापान या अन्य कई देशों में वो आवाज नहीं आ रही आपका, सर्विस करते हैं। मैं और चूंकि वो खुद एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। राजाराम जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो राजाराम जी, मेरे ख्याल से आवाज उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे लगता है। मैं संतोष साहू जी आपके पास फिर दोबारा जाना चाहूंगा जब तक वो जुड़ते हैं। जैसा कि अभी आपने बृजेश सिंह जी की और भाटिया साहब की अनुभवपूर्ण बातों को आपने सुना, चूंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, कानून की विस्तार से जानकारी रखते हैं, तो जिस ढंग से सार शब्दों में भाटिया साहब ने कहा कि आज की परिस्थितियों में हमको सारे लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत है और एक सच्चे धर्म, कोई धर्म का नाम ना हो जिसमें बाबा साहब ने कहा कि भाई जो सच की राह में चलता है वही धर्म है, और उसी रास्ते में चले और हमारे जितने भी जो जातियों में बटे हुए लोग हैं वो एकत्रित हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान तो हमें दे दी, लेकिन उस संविधान में मिले हुए अधिकारों का आज हमारे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं भाटिया साहब और बृजेश सिंह जी की बातों को लेकर के फिर मैं आपके पास, आपके संवैधानिक रूप से आपकी इस बातों को मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आप दोनों के तर्क से कितना सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात सही है कि हमें यूनाइट होना चाहिए, पर यूनाइट होने से पहले भारत के सामाजिक परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। हम 4,500 साल के अंदर का सारा जो जानकारी है उसको डे बाय डे अगर निकाला जाए तो वो सबके सामने आ सकता है।
यूरेशियाई आर्यों के हमला के समय इस देश में गण व्यवस्था था, जहां न्याय, भाईचारा और विश्व का बेहतरीन लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसका पुराना नाम है गण व्यवस्था। अभी भी भारत के संविधान में शब्द आया है गणतांत्रिक, जहां पे आम लोग चुनाव करके अपने प्रमुखों का निर्वाचन करते थे, गणपति बनाया जाता था और समाज या कबीला चलता था। आर्यों ने उसको नष्ट किया और उन्होंने अपनी व्यवस्था थोप दी इस देश में, वर्ण व्यवस्था। गण व्यवस्था को नष्ट करके इस देश में यूरेशियाई आर्यों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इस देश के मूल वासिंदों को उन्होंने शूद्र घोषित कर दिया। ये लगभग 1500 साल तक ये व्यवस्था चली। इसके बाद इस देश में महामानव तथागत गौतम बुद्ध का उदय हो गया। उन्होंने इस देश के वर्ण आश्रित जो व्यवस्था थी, वर्ण पे आधारित व्यवस्था थी, उन्होंने इनकार कर गया कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जन्म के आधार पे ऊंच होगा, कोई जन्म के आधार पे नीच होगा, कोई ऊंच बन के सारा लाभ लेगा, कोई नीच बन के उनका सारा शोषण का शिकार होगा। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चलाया और इस देश के जिनको शूद्र बना दिए गए। शूद्र कौन है? यूरेशियाई आर्यों से पराजित प्रजा के संतानों को आर्यों ने शूद्र घोषित कर दिया था। उन शूद्रों ने पुनः गौतम बुद्ध के कारण इस देश में सामाजिक आंदोलन जो गौतम बुद्ध का था उस पे आगे चल के फिर से राजा बन गए 232 वर्ष तक। लेकिन फिर से प्रतिक्रांति आई पुष में शुंग के कारण, और पुष में शुंग के प्रतिक्रांति का परिणाम है जाति। जाति हमने नहीं बनाई, ना हमने ऊंच जाति बनाई ना नीच जाति बनाई, ये बनाने वाले यूरेशियाई आ रहे हैं। और इन प्रतिक्रांति के बाद जो जाति की व्यवस्था आई, उस जाति की व्यवस्था में वो जाति का उम्र है व्यवस्था का लगभग 2010 वर्ष साल तक हम जाति की व्यवस्था में जीवित रहे। पर अभी भारत में हम वर्ग व्यवस्था में हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ। हजारों जाति, हर जाति के अनेक उपजाति को मिलाकर इस देश में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रकांड विद्वता से कांच की तरह बिखरे हुए लोगों को 5 ग्रुप में उन्होंने इकट्ठा किया। और अब तो विज्ञान उनको 2 भाग में इकट्ठा किया, या तो डीएनए के आधार पे आप देसी हैं या विदेशी। तो ये बात आगे बढ़ेगा। मैं संविधान के ऊपर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। संविधान को जानना क्यों जरूरी है? आज तक संविधान सभा कैसा रहा, क्या रहा, उसमें क्या क्या बातें हुई। आज भारत का संविधान ही भारत में सर्वोपरि है। समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है। इसलिए भारतीयों को भारत के संविधान को जानना जीवन मरण का सवाल है। इसलिए आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये बहुत खास बात है, इसको बहुत बारीकी से जानना है। संविधान सभा का एक मोटा मोटा जो बात है, फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट, और उस समय से जो बातें आई वो सारा जो बात इकट्ठा हुआ। हालांकि ये बहुत लंबी बात है, कई एपिसोड आपको चलाना होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान भारत को यूनाइट कर सकता है। भारत का संविधान में ही वो ताकत है कि इस देश का ऊंच नीच, छुआछूत, बेरोजगारी, गरीबी, धर्म के नाम पे अत्याचार, हिंसा, अगर ये सब चीजों को भारत में रोकना है तो उसका स्रोत सिर्फ भारत का संविधान है। ये मैं जो मुझे जानकारी है उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान कितना महत्वपूर्ण है। लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब बनाए, ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो भूमिका है वो भूमिका अन्य किसी भी लोगों का नहीं है। और एक जो बात आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान का गठन 11 नवंबर 1946 को हुआ, लेकिन बाबा साहब जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, उस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और उस कमेटी में 29 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने की जो कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें 7 लोग थे। उसमें
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। के मुंशी जी सदस्य थे। अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर उसके सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। बीएल मीटर उसके सदस्य थे, हालांकि उन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया था, उसकी जगह पे एन माधवराव आए थे। और डीपी खेतान उनकी मृत्यु हो गई थी तो टीटी कृष्णामाचारी उसके सदस्य थे। बाबा साहब का जो भूमिका है भारतीय संविधान पे, काश इस देश के लोगों को भारत के संविधान में बाबा साहब की भूमिका के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। भारत के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, जनरल को, धार्मिक अल्पसंख्यक सभी लोगों को भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया की जानकारी अगर इस देश में हो जाए। और मैं ये जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, ये भारतीय संविधान का संवैधानिक शब्द है। ये बात सच है कि आज जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो हम ही आज के आदिवासी शेड्यूल कास्ट ओबीसी से वहां गए हुए लोग हैं, जिनके बाप दादों के सीने में ताकत था। वो ब्राह्मणी व्यवस्था के छुआछूत, ऊंच नीच, तबाही और बर्बादी को त्याग करके समानता पे आधारित जब जब इस देश में महापुरुष आए, गुरु के रूप में आए, समाज सुधारक के रूप में आए, उनके साथ हो लिए। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं